हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे वन फर्स्ट पेपर से संबंधित, जबकि एलटी से संबंधित हम आज तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फर्स्ट पेपर में आज महत्वपूर्ण दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, दो महत्वपूर्ण यूनिट पर हमारी चर्चा होगी। एक होगा हमारा जो आपके सिलेबस में फोर्थ यूनिट लगा हुआ है उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे, और पहला उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगा हुआ है 1956, जबकि एनसीईआरटी उसमें लगा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण 1961। दोनों की चर्चा करेंगे और प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस सेट कराने के उपरांत हम इसको व्याख्यात्मक क्लास भी देखेंगे। तो संपूर्ण वीडियो देखना, जिससे आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके और आपको एक समझ जैसे विकसित होगी, तो आप अपनी पाठ्यक्रम अपने नोट्स में उसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बने थे। दूसरा महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं यूजीसी नेट में कहीं ना कहीं या एन सेट में या एन एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रूप में पूछे गए हैं। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन प्रश्न पत्र किस प्रकार से बन सकता है, यह आपको एक समझ विकसित हो जाएगी, और निश्चित तौर पर आप जैसे अध्ययन करोगे तो आपको प्रश्न पत्र की समझ जैसे हो जाएगी, तो इस हिसाब से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं और उन महत्वपूर्ण फैक्ट, उन महत्वपूर्ण बिंदु को अपना आप चिंतन मनन अपने नोट्स में जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, देखते हैं एनसीईआरटी 1961 का गठन सोसाइटी पंजीकृत किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ए 1960, बी 1860, सी 1992 और डी 1995। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर बनेगी आपकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी बी 1860 होगा इसमें। ठीक है, अब 1860 क्यों होगा? अब यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको क्या संशय हो रहा होगा, लेकिन संशय नहीं होना है, क्योंकि यह जो है सोसाइटी पंजीकृत की बात कर रहा है। गठन तो हो गया था 1961 में, लेकिन जहां इस जो अधिनियम के अनुसार ये पंजीकृत हुआ था या 1860 के अनुसार हुआ था, इस महत्वपूर्ण फैक्ट को आप चिंतन में जोड़ देना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा 1995 1992 अधिनियम के अनुसार एन आयोगों का गठन हुआ, तो यहाँ पर इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट रखेंगे कि वास्तव में इस प्रकार का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आज हम फैक्ट पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और एक बार आप इसका अध्ययन करोगे तो निश्चित तौर पर यह आपकी समझ में आ जाएगा, आपकी समझ से बिल्कुल भी दूर नहीं होगा। तो यह आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, 1800 जो सोसाइटी है, पंजीकृत सोसाइटी, किस सोसाइटी के अंतर्गत हुआ था? 1860 हुआ था। इस पॉइंट को आप याद कर लेना। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ठीक है, ए केंद्र शिक्षा मंत्री, बी यूजीसी के अध्यक्ष, सी एनसीईआरटी के निदेशक और डी सीबीएसई के अध्यक्ष। ठीक है, जो एनसीईआरटी है बहुत बड़ी एक एनसीईआरटी, तो आपको यही मालूम है, हमें समान तो एक बाहर से यही मालूम है कि एनसीईआरटी एक जो है, एनसीईआरटी का काम क्या है? अनुसंधान के कार्य के साथ साथ पाठ्यक्रम को, सिलेबस को नया जोड़ना, सिलेबस पर अपना शोध करना और सिलेबस को जारी करना 1 से 12वीं तक। लेकिन उसके अतिरिक्त भी इसके अब हम देखेंगे तो बहुत से कार्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं कि बी का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। तो इसमें जो शामिल नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? यानी इसका सही आंसर होगा डी, यानी सीबीएसई के अध्यक्ष। ठीक है, सीबीएसई का काम क्या है? तो सीबीएसई का काम है बोर्ड के एग्जाम करवाना। ठीक है, एनसीईआरटी का काम क्या है? सिलेबस को जारी करना और अनुसंधान करना। ठीक है, वही तीसरा इसमें है एनसीटीए, जो कि प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। तो इन 3-4 चीज़ों की जो है शिक्षा की व्यवस्था में, हम शिक्षा से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, हमारा पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, तो निश्चित तौर पर इसको हमें बहुत सिलसिले और तथ्यवार तरीके से देखना है। ठीक है, अब एक चर्चा कर लेते, इसमें जो केंद्र शिक्षा मंत्री जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। इस पॉइंट को, एनसीईआरटी में 2 प्रकार की क्या होती हैं? एनसीईआरटी में 2 प्रकार की संस्थाएं होती है। ठीक है, समिति होती है, एक कार्यकारिणी समिति होती है। ठीक है, इस कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत जो है, इसमें जो अध्यक्ष होगा वो केंद्र शिक्षा मंत्री होगा। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि जो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें जारी की गई थी उसमें कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो उत्तराखंड से संबंध था जिनका, ठीक है। तो उस समय वो होंगे, अभी नए बन गए हैं तो अब उसमें नए होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ केंद्र का सचिव भी इसमें होगा, विश्वविद्यालय अनुदान वाला आयोग भी इसमें, यूजीसी। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा, निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा केंद्र शिक्षा मंत्री तो होगा ही, एनसीईआरटी का निदेशक भी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की क्या है, समिति है, एनसीईआरटी की जो है संस्था है तो होगा, परिषद है तो है, होगा ही होगा। और सीबीएसई एक बोर्ड है तो ये होगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड इसमें नहीं है। सीबीएसई बोर्ड किस में है? जो सीबीएसई है, जो सीबीएसई का अध्यक्ष होता है वो सामान्य, पॉइंट नोट कर लेना, वो सामान्य समिति में होता है, ठीक है ना। वह सामान्य समिति में होता है, ठीक है। दो प्रकार की समितियां, वो सामान्य समिति में होगा। तो इसका सही, इसलिए सही आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। नोट पॉइंट याद कर लेना। पहले वाले में जो समिति कार्यकारिणी, जो मेन समिति कार्यकारिणी है, केंद्र का अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का इसमें क्या होगा? अध्यक्ष भी होगा। ऐसा मत सोचना कि हायर एजुकेशन के लिए। तो सारी समिति को इसमें जोड़ने की प्रयास किया गया, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई संस्था रहती है, उससे बाहर के उसमें भी जो है व्यक्तियों को लाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाहर के व्यक्तियों को भी उसमें लाया जाता है। समिति को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में अगर आप देखोगे अन्य राज्यों के सेट में और नेट में पूछे ही पूछे गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। एनसीईआरटी के देश में कार्यरत कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के यूजीसी के भी पूछता है और एनसीटीए का भी पूछता है, ठीक है। ए 5, बी 4, सी 6 और डी 10। तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय, कितने क्षेत्रीय संस्था हैं या कार्यालय हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो 3 का सही आंसर होगा यानी ए होगा, यानी 5 हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अगर देखें यूजीसी के, तो यूजीसी के, चलो इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। अगर पूछेगा एनसीटीए का पूछेगा, तो एनसीटीए का कितना है? एनसीटीए का कितना है? 4 है, ठीक है। ये कौन सी संस्था है? ये किससे संबंधित है? टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है, ठीक है। प्रशिक्षण से संबंधित है, टीचरों का प्रशिक्षण से संबंधित है। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? ये यूजीसी नेट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए 1948, बी 1950, सी 1953 और डी 1952। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस वर्ष जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1953 होगा, ठीक है। इस यही क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा लेक्चरर प्री में 2021 में पूछा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, बस यहाँ पर वहाँ पर दूसरा ऑप्शन में 56 भी दिया गया था, ठीक है। तो जिसमें जो है नंबर कट चुका था सबको है, उसमें बोनस नंबर दिया गया था। निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या लिखा गया? स्थापना कब हुई थी? तो निश्चित तौर पर इसमें संशय हो जाता है। अगर स्थापना की बात आएगी तो 1953 में हुआ था, ठीक है, अनौपचारिक रूप से। लेकिन एक संवैधानिक निकाय कब बनी? 1956 में, ठीक है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कब किया? 1956 के रूप में किया, संसद के एक अधिनियम के अनुसार, ठीक है। संसद के अधिनियम के अनुसार 1956। तो प्रश्न, कई बार हम प्रश्न को समझते नहीं है, वहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। जो क्वेश्चन हमें आता भी है तो वह क्वेश्चन जो है को हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। यूजीसी की स्थापना आएगी तो कोई संशय नहीं है, 1953 की बात होगी। लेकिन आज इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा कि यूजीसी को एक संवैधानिक निकाय के रूप में कब स्थापना हुई या कब मंजूरी मिली? तो 1956 की बात आएगा, ठीक है। एक संसद के अधिनियम के अनुसार की बात आएगी तो निश्चित तौर पर क्या होगा? 1956 होगा। बस यही क्वेश्चन पर डाउट हुआ था। इस क्वेश्चन पर मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि काफ़ी यूजीसी के, एनसीईआरटी और एनसीटीए में भी इसी प्रकार दो दो तिथियां दी गई है। तो वहां पर हमें अपने दिमाग से भी कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे एलटीए लेक्चर में मैंने बात की थी, यही क्वेश्चन
आया था वहाँ पर दोनों ऑप्शन थे, इसलिए आयोग ने उस क्वेश्चन को सीधा ही बाहर कर दिया, क्योंकि उसमें 56 भी था और 53 भी था। प्रश्न पूछने का आधार अलग था, उसमें भी यही दिया गया था यूजीसी की स्थापना, ऐसी नहीं दी गई थी संविधानिक इकाई के रूप में कब बनी थी। ठीक है, आगे हम 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो एक समझ आपको निश्चित तौर पर विकसित होगी। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठाचार्य फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था, यानी किस संस्था ने किया था। ठीक है, या नेट 2019 में पूछा गया, अभी जस्ट 2-3 साल पहले पूछा गया था। यूजीसी, ए, बी एनसीईआरटी, सी एनसीटीए और डी सीबीएसई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो एनसीएफ आपके उसमें लगा हुआ स्पेशल चैप्टर पहले भी लगा हुआ था, शिक्षा का अधिकार, और एनसीएफ 2005 इस बार 2009 उसमें ऐड किया गया है। अभी जो आपने पढ़ना है उसमें, तो यह महत्वपूर्ण है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीएफ से भी, और यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5वें का, तो 5वां का सही आंसर क्या होगा, यानी एनसीईआरटी ने। ठीक है, बस एनसीईआरटी के अंतर्गत काफी जो है आयोगों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। ठीक है, एनसीएफ की स्थापना किसके तहत हुई थी, तो एनसीईआरटी के तहत हुई थी। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। छठा नंबर का प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अब पहले आ चुका है कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, अब क्वेश्चन इसी प्रकार से दूसरा बन चुका है। देखो किसी न किसी रूप में बनेगा, ठीक है, लेकिन आप मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन सारे बने हैं, नेट बने हैं, सेट में बने हैं, और ये दूसरे राज्य के पीसीएस में बने हुए एग्जाम जो है क्वेश्चन है। ए राधाकृष्ण आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी सौरजयंत आयोग और डी कोठारी आयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि गठन की सिफारिश की गई थी। काफी बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन, तो किसके तहत जो है गठन की सिफारिश किसने की थी। ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका सीधा आएगा ए आएगा, यानी राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश के तहत क्या हुआ था, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, राधाकृष्ण आयोग की अनुशंसा पर हुई थी या उसकी सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेंगे निश्चित तौर पर। दूसरा, हम एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जो राधाकृष्ण आयोग है, कई बार इनके नाम दूसरे रूप में भी पूछे जाते हैं, और ये आयोग तो 3 आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हम शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी शासनकाल की बात करें तो बुट डिस्पैच की बात करें, सैडलर आयोग की बात करें, हार्टोन आयोग की बात करें, और मैकाले घोषणा पत्र की बात करें, तो वही जो आज़ादी के बाद ये तीनों आयोग, पहला राधाकृष्ण आयोग, दूसरा मुदालियार आयोग और तीसरा कोठारी आयोग, कई बार इनके नाम आ जाते हैं। पहला राधाकृष्ण आयोग आएगा तो इसको क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। अगर मुदालियार आयोग की बात करें तो इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद नोट कर लेना। कोठारी आयोग की बात करें तो कोठारी आयोग को क्या कहेंगे, तो जो कोठारी आयोग को है तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसको कहा जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें जो है विश्वविद्यालय यानी उच्च शिक्षा की बात ज़्यादा की गई थी, इसमें माध्यमिक विद्यालय की बात की थी, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि किस आयोग ने संपूर्ण शिक्षा की बात की, तो वह है कोठारी आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसके नाम ही से इस प्रकार से भाव झलकता है कि यह बना है इस प्रकार से क्वेश्चन, और आपने देखा होगा कि लेक्चरर में इस प्रकार से क्वेश्चन बना। इसने विश्वविद्यालय की बात की थी राधाकृष्ण आयोग ने, जबकि मुदालियार आयोग ने किसकी बात की थी, ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमिक यानी 1 से 12वीं तक की बात की, फोकस ज़्यादा रखा। और जो कोठारी आयोग था, तो कोठारी आयोग ने सबसे बड़ी उपलब्धि कोठारी आयोग की यह रही, तो जो एक मूलभूत जो परिवर्तन हुए शिक्षा में, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम जाना जाता है। यानी उन्होंने प्राथमिक लेवल, माध्यमिक लेवल और उच्च स्तर, तीनों स्तर पर बेहतर कार्य इस आयोग ने किया। तो इन पॉइंटों को भी आपको नोट करना होगा। अब निश्चित तौर पर इतने आयोग दिए गए हैं तो निश्चित तौर पर 2 से 4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। 7वां नंबर का प्रश्न है, ई पाठशाला किसकी पहल पर हुई, किसकी पहल है।
जो ई पाठशाला किसकी पहल है, ये भी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ए यूजीसी, बी एनसीटीए और सी सीबीएसई और डी एनसीईआरटी। तो किसकी पहल? ई जो पाठशाला है और आपके पास लगा ही हुआ है सिलेबस में, है ना, आपके पास बहुत से इस प्रकार से जो आजकल आपके जो पूरा सिलेबस में यूनिट 2 में इस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सातवें का? तो सातवें का सही आंसर होगा यहाँ भी क्या है, एनसीईआरटी के ही तहत। यानी जो बेसिक स्तर पर जो संचार के माध्यम है, उसके अतिरिक्त भी जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन के माध्यम है, वो एनसीईआरटी की उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगी, क्योंकि अनुसंधान है, इसके आगे ही लिखा है कि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना, या रिसर्च है। तो इसके साथ ही बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आगे यूजीसी से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूजीसी में कितने सदस्य होते हैं? तो यूजीसी में कितने सदस्य होते हैं? 1 ए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 एन सदस्य। बी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 7 एन सदस्य। सी एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 एन सदस्य। और डी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 एन सदस्य। तो आपकी स्मृति जग चुकी होगी, मैंने इसको कम्युनिटी में भी काफ़ी पहले डाला था और फिर आपने का भी अध्ययन भी हुआ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते। तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसमें जो है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 एन सदस्य होंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के इसमें कितने सदस्यों की बात होगी? 12 सदस्य इसमें है। किसमें? यूजीसी नेट में है, ठीक है। इसमें कई बार पूछा जाता है कि जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की बात करें तो इसका जो 65 साल का है, ठीक है ना, इनकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की 65 साल, या तो 65 साल हो। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष या 65 साल से तक होने से रिटायरमेंट हो सकता है, नहीं तो 5 साल की सेवा इसकी होगी। किसकी? जो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। जबकि जो यूजीसी के एन सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष हो या 3 साल का कार्यकाल हो। इन पॉइंट को याद कर लेना, ठीक है। कभी अंदर से पूछा जाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे आपने वैसे तो बेहतर रूप से इतने एग्जाम आप लोग देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में हो, तो आप नेट एग्जाम तो देते ही, फर्स्ट पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किसका प्रतीक चिन्ह है? एनसीईआरटी, यूजीसी, एससीईआरटी, एनसीटीए। तो इस किसका होगा? ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किसका प्रतीक चिन्ह है? और काफ़ी बार पूछा ही जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे। या यूजीसी का क्या है? ध्येय वाक्य है, यह प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। आगे 10वां नंबर का हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यूजीसी का नहीं है? मतलब कौन सा कार्य यूजीसी नहीं करती है? क्या कार्य नहीं करती है? एक, उच्च शिक्षा संस्थानों में उचित निधियों का आवंटन। उचित निधि मतलब जैसे कि यूजीसी क्या देता है, नाम ही उसका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, मतलब धन का आवंटन करना। बी, कॉलेज और विश्वविद्यालय की निगरानी करना। सी, शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षण शोध मानकों का निर्धारण करना। और डी है कुलपति का चयन करना। तो इसमें से कौन सा यूजीसी का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको खुद ही लग गया होगा, इसका आंसर डी होगा। यह कार्य जो है यूजीसी का नहीं होगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है ना, या राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है कुलपति की नियुक्ति, ठीक है, ठीक है। बस ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यानी एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इन तथ्यों को भी आप देखना, ठीक है, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो आपको सन में नहीं पूछेगा, हर क्वेश्चन आपको उनके अध्यक्ष नहीं पूछेगा, उनके कार्यालय नहीं पूछेगा, उनका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पूछेगा। कुछ क्वेश्चन व्यवहारिक तक भी होते हैं, तो कुछ निश्चित तौर पर 25 पूरा टोटल 25 से 30% व्यवहारिक भी होते हैं, जहां आपको अपने मनन, आप अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला, उच्च शिक्षा संस्थानों में आवंटन करना। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में क्या करना? निगरानी करना। सी, शिक्षक प्रशिक्षण और शोध मानकों का निर्धारण करना, ठीक है। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान किसकी सहयोगी इकाई है? ए, एनसीईआरटी, बी, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद,
सी यूजीसी और डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? तो 11 का सही आंसर होगा यानी इसका भी एनसीईआरटी होगा। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के साथ मिलकर चार जो है एनसीईआरटी के, जिस प्रकार से अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी कि क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एनसीईआरटी की जो सहयोगी संगठक या इकाइयां हैं, ठीक है, देखो एक बार समझ में आपका निश्चित तौर पर आएगा अगर उसमें जरा उसका उल्लेख अगर ढंग से होता है। सहयोगी अगर बात करें, इकाई या संगठक की बात करें, तो कितना, इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, उसके अंतर्गत 5वां इसका नंबर आता है जो व्यवसाय शिक्षा का, ये एनसीईआरटी के अंदर ही काम करती है। तो क्षेत्रीय जो है एनसीईआरटी के 4 का करते हैं, एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, एक केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और इस प्रकार से 4 जो है इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, बारह नंबर का प्रश्न है, सीनेट विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होता है। तो सीनेट का जो कौन होता है? ए कुलाध्यक्ष, बी कुलपति, सी उपकुलपति और डी डीन। ठीक है, तो जो प्रशासनिक विश्वविद्यालय में कौन होता है, जो प्रशासनिक कार्यों का, देखो आपने तो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ी तभी तो आप यहाँ तक पढ़े, आपने बीए में किया होगा, बीएड किया होगा, और आज आप एलटी लेक्चरर की एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं, निकलते हैं आप, यानी कुल मिला के आप होने वाले भावी जो है टीचर हैं, भविष्य हैं बच्चों के। तो कौन सा यह जो विश्वविद्यालय प्रशासन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्वविद्यालय की प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होता है, और सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की प्रशासनिक समिति ही सबसे मजबूत समिति मानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डीन होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डीन होगा। ठीक है, जहां तक कुलाध्यक्ष कौन होता है विश्वविद्यालय में? कुलाध्यक्ष कौन होता है? कुलाध्यक्ष या तो राष्ट्रपति होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का, ठीक है ना, और या तो कौन होता है, यानी कुलपति जिसको बोलते हैं हम, जैसे केंद्र में होगा तो केंद्र में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, केंद्र विश्वविद्यालय में, जैसे राज्य में होगा तो उसका कौन सा होगा? तो राज्यपाल होगा। ठीक है, उपकुलपति की बात करें तो यह भी प्रशासनिक कार्यों के से काफी महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, उपकुलपति, और कुलपति की बात करें तो कुलपति का भी अपना काफी महत्वपूर्ण है। अगर विश्वविद्यालय में पूरी हम देखें, पूरी बॉडी की बात करें तो उसमें क्या होगा? यानी कुलाध्यक्ष सबसे बड़ा होगा। अगर प्रशासन से संबंधित होगा तो कुलपति होगा। ठीक है, उसमें कुलपति होगा विश्वविद्यालय की ओर से। तो जो प्रशासनिक कार्यों की जो प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? कुलपति होता है, सॉरी, इसमें कुलपति होता है। ठीक है ना, और जो इससे इन सीनेट से कार्य को करने के लिए क्या होता है? डीन होता है। नहीं, प्रशासनिक समिति का कुलाध्यक्ष होता है, तो कुलाध्यक्ष कौन होता है? इसमें अध्यक्ष होता है, कुलपति होता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य, लेकिन जो सीनेट के कार्यों को सर्वोच्च संस्था होती है वो कौन होती है? डीन होती है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्य विशेष समिति द्वारा संपादित किए जाते हैं, किस समिति द्वारा? ठीक है, एनसीईआरटी के जो कार्य होते हैं, एनसीईआरटी के जो कार्य होते हैं वो किस अनुसंधान के द्वारा, विशेष समिति होती है वो कौन सी समिति होती है जो इनके कार्यों का निष्पादन करती है, पूर्ण करती है? ठीक है, ए NRIC, ठीक है, बी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अभी चर्चा की थी, सी CIET और डी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। तो इसका क्या होगा? तो 13 का आंसर क्या होगा इसमें? तो इसकी देख रेख का सबसे जो कार्य, जो देख रेख का है वो किसका है? NRIC। ठीक है, अनुसंधान कार्य के जो विशेषज्ञ से संबंधित जो संस्था होगी वह क्या होगी? NRI होगी। ठीक है, जो क्या करती है? एनसीईआरटी के कार्यों को
कार्यों को बेहतर रूप से देख रेख करती है, उसके अंतर्गत यह कार्य जो होते हैं संपन्न होते हैं, ठीक है ना। यानी इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, ठीक है। ये नवाचार समिति है, ठीक है ना। नवाचार मतलब नए चीज़ का जो भी सर्जन करना, उसमें नवाचार के सिलेबस में लगा हुआ, अलग लगा हुआ, ठीक है। या क्या है, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति है। कौन सी, ANRIC, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी है ये। आगे हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मानक के अनुसार उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी को दर्जा मिला है तो वो तभी मिला है जब किसने मंजूरी दी होगी, यूजीसी के मानक पूरे किए होंगे उस विश्वविद्यालय ने, और तब उसको मंजूरी किसने दी होगी, यूजीसी ने दी होगी। ए कुमाऊं विश्वविद्यालय, बी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, और सी गढ़वाल विश्वविद्यालय, और डी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो मात्र एक कॉलेज कौन सा है जो जिसको सेंटर का दर्जा मिला हुआ है, तो एक कॉलेज मात्र आप जानते ही हैं जो है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो किसका दर्जा दिया गया है, वह सेंटर यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अभी वर्तमान की बात अगर वर्तमान की बात हम करें तो लगभग 2000 के अनुसार 2021 के अनुसार 54 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है ना। 54 विश्वविद्यालय जो है सेंटर के हैं, सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेंटर के विश्वविद्यालय कितने हैं, 54 विश्वविद्यालय जो है सेंटर के हैं। बाकी निजी विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। 54 विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा सेंटर विश्वविद्यालय 2001 की गणना के अनुसार दिल्ली में सबसे ज़्यादा 7 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी 6 हैं। उसके बाद कई बार पूछा जाता है इस प्रकार से, अगर पूछा जाएगा। अब देखते हैं हम जो है एनसीईआरटी के जो है तथ्यों के अनुसार एक व्याख्यात्मक रूप से देखने की कोशिश करेंगे। जिससे एक समझ विकसित हो जाएगी कि वास्तव में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीईआरटी करने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं देखो एनसीईआरटी क्या है, शैक्षिक अनुसंधान के विकास तथा क्या करती है, उसके प्रचार प्रसार के सहयोग एवं प्रशिक्षण देने हेतु शिक्षा मंत्रालय 1961 में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का गठन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, क्या हुआ था, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो एनसीईआरटी है वो 61 में स्थापना की गई थी। और गठन सोसाइटी कब किया गया था, अभी उसके बाद हमने चर्चा की थी। अब आपकी समझ विकसित हो गई होगी। किस अधिनियम, सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम क्या है, 1860 है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक स्वशासित संस्था के रूप में किया गया। वर्तमान में यह परिषद शिक्षा मंत्रालय तकनीकी इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। किसके रूप में करता है, तकनीकी इकाई के रूप में, शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, तकनीकी रूप में कार्य करता है। इस परिषद का जो वित्तीय भार होता है, यानी जो भी इसमें पैसे खर्च होते हैं, वह सारा धन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यह परिषद स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षिक मामलों पर केंद्र और राज्यों के सहयोग प्रदान करने और उन्हें सुझाव देने के लिए एक शीर्ष संगठन है। क्या स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, अब इसका कार्य क्या है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए शैक्षिक तकनीकी सहायता प्रदान करना और अनुसंधान विकास प्रशिक्षण विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रकाशन और प्रसार से कार्यक्रम भी चलाता है। देखो अब इसका कार्य यही नहीं कि इसने सिलेबस को जारी करना है या इसने रिसर्च करना है, प्रशिक्षण भी देना है, विस्तार भी करना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्वेश्चन अगर व्यवहारिक इस प्रकार से बन जाता है कि एनसीईआरटी का कोर्स कार्य नहीं है या है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपनी स्मृति हमें जगानी होगी।
लेकिन इसने अपना प्रचार प्रसार भी करना है, क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रचार प्रसार ही तो है। अगर हम उसको प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आम जनमानस से कोई भी कार्य नहीं पहुंचते हैं। जैसे सबसे बड़े एग्जाम्पल आज के देखते हैं, आजकल की सरकारी योजनाएं या कोई पार्टी की योजनाएं देखते हैं तो इतना हाईलाइट तरीके से उसको किया जाता है कि वो एकदम से हर आम जनता के सम्मुख पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी की कार्य समिति, अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी, एनसीईआरटी की 2 कार्य समितियां होती है, एक कार्य समिति होती है और दूसरा सामान्य निकाय समिति होती है। ठीक है, अभी चर्चा की थी। एक इसमें क्या होता है, पहला इसमें होगा एक अध्यक्ष होगा, केंद्र शिक्षा मंत्री होगा, जो भी वर्तमान में शिक्षा मंत्री होगा। केंद्र का सचिव होगा, सदस्य होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष होगा, अभी पूर्व में चर्चा की गई थी। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी एक जो है 12वीं तक की शिक्षा है और विश्वविद्यालय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किससे संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित है, तो यहाँ भी है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी का निदेशक है, फिर संयुक्त निदेशक है एनसीईआरटी का, शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी होता है इसमें, और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी होता है। तो कुल मिलाकर इससे आपको लग गया होगा कि एनसीईआरटी एक पाठ्य पुस्तकें छपाने का कार्य नहीं करती है, इसका कार्य बहुत बड़ा है। और इसकी जब बॉडी आप देखोगे, इसकी जो समिति देखोगे तो खुद काफ़ी ज़बरदस्त समिति, हर प्रकार से इसकी समिति है, क्योंकि 12वीं तक की शिक्षा का सारा कार्य इसके पास ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 प्राध्यापक सदस्य होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एनसीईआरटी की संख्या के 3 सदस्य होंगे, 2 प्रख्यात शिक्षाविद भी होंगे। अगर भार की बात करें तो शिक्षा से संबंधित समझ रखने वाले भी इसमें होंगे। कार्यकारिणी समिति एनसीईआरटी के मामलों के निर्णय लेती है। यह एनसीईआरटी के जो भी कार्य होंगे उसके मामलों का निर्णय कौन लेगी, यह समिति लेगी, यानी कार्यकारिणी समिति लेगी। नोट कर लेना, सामान्य समिति और कार्यकारिणी समिति। आगे हम देखते हैं इसके सामान्य समिति की बात हम करते हैं। तो सामान्य समिति की बात करते हैं, इसमें क्या शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष होते ही हैं। वहाँ राज्यों की बात नहीं की गई थी, परंतु यहाँ जो दूसरी समिति होगी, प्रत्येक राज्य का केंद्र शासित प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, या केंद्र शासित हो या प्रदेश हो, अध्यक्ष कौन होगा, केंद्र का शिक्षा मंत्री होगा। और इसमें जो समस्त इसके साथ साथ जैसे उत्तराखंड है, वहाँ का शिक्षा मंत्री भी इसमें क्या होगा, राज्यों का सदस्य होंगे या केंद्र प्रदेशों के भी होंगे। सीबीएसई बोर्ड तो होगा ही, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के इसमें अध्यक्ष भी होंगे। अभी बात की थी ना, वो सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष उसमें नहीं होंगे। ठीक है, उसमें यूजीसी के अध्यक्ष होंगे। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से होंगे। इसमें जो है विश्वविद्यालय के 4 कुलपति होंगे। इतनी बड़ी बॉडी है कि इसमें 4 कुलपति जो विश्वविद्यालय के उनके कुलपति भी शामिल होंगे। पहले वाले में नहीं होंगे, बशर्ते किस में होंगे, सामान्य निकाय में होंगे। दूसरा, भारत सरकार के मनोनीत 4 अध्यापक भी होंगे। कोई भी अगर बेहतर कार्य करता है तो उसको भी मनोनीत किया जाता है। अब यह क्या कार्य करती है, इसको भी चर्चा हम करते हैं। नोट, कार्यकारिणी निकाय के सदस्य सामान्य निकाय के सदस्य होते हैं। जो कार्यकारिणी की निकाय होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो सामान्य निकाय के सदस्य होते हैं। निकाय शिक्षा से संबंधित नीतिगत विषयों पर उच्च स्तरीय निर्णय लेने में सक्षम होती है, उच्च निर्णय भी ले सकती है। ठीक है, यह विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में एनसीईआरटी के द्वारा किए गए जाने वाले अनुष्ठान कार्य एक विशेष समिति द्वारा संपादित किए जाते हैं, और समिति शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति होती है। जो इन समितियां भी चर्चा की थी ना, कि इन कार्यों की देख रेख के लिए जो समिति बनाई जाती है। ठीक है, अब ये नवाचार समिति होगी, इसके क्या कार्य होंगे अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, अब नवाचार समिति अभी थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। अभी थोड़ा खिचड़ी पक गई होगी निश्चित तौर पर। क्षेत्रीय कार्यालय आपने देख दिया, कार्यकारिणी देख ली, संकाय देख लिया आपने, और नवाचार देख लिया, तो थोड़ा सा हम डिटेल से उसको समझाने के प्रयास करेंगे। अब देखो, नवाचार समिति है, ये क्या करती है। ठीक है, यह क्या करती है, यह समिति विद्यालय और अध्यापक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान से को बढ़ावा देती है और सहायता देने के लिए अभिप्रेरित उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इस समिति के सदस्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के शिक्षा तथा संबंध विषयों से कार्य
कार्यरत प्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता और एसआईई और एनसीईआरटी इत्यादि संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर रहते हैं। ठीक है। इसमें अब समिति में कार्य क्या क्या होता है समिति, अब ये जो सबसे नवाचार समिति है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसको हम देख लेते हैं। व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षक और शिक्षा के स्तर का गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है। दूसरा, पाठ्यक्रम 1 से 12वीं तक का, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एनसीईआरटी कितने से पाठ्यक्रम जाता है, तो 1 से 12वीं तक भी पाठ्यक्रम हम हर हमेशा क्या कहते हैं कि प्रमाणित। तो अब आपको लग गया होगा कि क्यों प्रमाणित माना जाता है, इतने बड़े इसमें शोधकर्ता होते हैं, इतने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो इसके मतलब मानक निर्धारण होते होंगे। उसके साथ इसका क्या कार्य है, गुणवत्ता में सुधार करना, 1 से 12वीं तक की कक्षा के लिए क्या करना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, प्रतिभा खोज परीक्षा भी करना, शैक्षिक सर्वे रिपोर्ट को प्रकाशन करना, व्यावसायिक कार्यक्रम भी चलाएगी, और विद्यालय में शिक्षक शिक्षा संबंधी नवाचार संबंधी यानी उनको प्रशिक्षण देना, नई नई शिक्षा देना, यह कार्य भी यह समिति करेगी। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा का कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी, कंप्यूटर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, और एक दूसरा भी पहला महत्वपूर्ण आया था एनसीएफ यानी पाठ्य व शिक्षण सामग्री, कैसे परिवर्तन करना, कैसे बेहतर कर सकते हैं। पूर्व में भी यह क्वेश्चन बना हुआ था, तो इसको भी यह इसके अंतर्गत ही यह कार्य करेगा। शिक्षा मंत्रालय स्कूली स्तरीय शैक्षिक नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सरकार के सहयोग का परामर्श करती है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि इस कितनी पावर है इस संस्था में, और मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ साथ सुधार भी करना है। ठीक है। अब इसकी 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें, अब खत्म करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जो महत्वपूर्ण। अब इसके संगठक कितने हैं यानी सहयोगी इकाएं, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, दूसरा केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान है। अब ये पॉइंट आ गया आपके, लेकिन आप कन्फ्यूजन हो जाओगे प्रौद्योगिकी से समय कहाँ आ गया, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसमें 4 हैं। ठीक है ना, पहले राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, दूसरा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसके बाद इसमें जो है तीसरा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। जैसे क्षेत्रीय शिक्षा क्या है, जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना, वो कितने हैं, अभी मैंने 4 चर्चा की थी, 4 है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो बाद में जोड़ा गया, सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है, यह भी इसके साथ इनका सहयोगी संगठक है। प्रकोष्ठ में क्या क्या है, माध्यमिक शिक्षा की परियोजनाओं को लागू करना, हिंदी प्रकोष्ठ है, जनसंपर्क है, यह भी इनका कार्य है। अब हम एक देखेंगे, उसके बाद इनका जो केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी का काम क्या है, जैसे टीवी टेलीविजन में अपना प्रचार प्रसार करना, और ये स्वतंत्र इकाई के रूप में 1984 में तो है स्वतंत्र इकाई के रूप में इसने कार्य करना आरंभ किया इनके साथ। ठीक है। अब हम क्षेत्रीय कार्यालय देखेंगे, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उसके बाद हम देखो अब इसमें क्षेत्रीय कार्यालय है यानी एनसीईआरटी के अधीन जो एक संवैधानिक इकाई है, देश के विभिन्न कार्यरत, देखो क्षेत्रीय कार्यालय क्यों खुले जाते हैं, तो इसलिए खोले, मैंने पूर्व में 4 कहा था, इसमें 5 हैं। ठीक है। एनसीटीए में 4 हैं, यूजीसी में 6 हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो जो क्षेत्रीय कार्यालय आपने देखा हो, यूजीसी नेट के भी क्षेत्रीय कार्यालय है, एनसीटीए के भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कई बार जैसे अभी वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, तो उनके भी अपने क्षेत्र कार्यालय होंगे प्रत्येक राज्य में। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर के तो इस तरीके से 5 एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कई बार पूछा जाता है, इस फैक्ट को आपको नोट रखना है। ठीक है। पहला क्षेत्रीय कार्यालय है अजमेर राजस्थान में है। देखो अजमेर तो काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, अजमेर आपको हो जाएगा याद, तो निश्चित तौर पर राजस्थान भी आपको मालूम होगा। भोपाल आप जानते ही हैं, भुवनेश्वर, मैसूर कर्नाटका, और शिलोंग। देखो शिलोंग आपको यूजीसी नेट वहाँ पर उस क्षेत्र में कम ही मिलेंगे, एनसीटीए में भी नहीं मिलेगा, यूजीसी में भी नहीं मिलेगा, लेकिन किस में है, शिलोंग जो है मेघालय यानी एनसीईआरटी के उस पूर्व राज्यों के संबंधित है। और जो है ये सुंदरलाल जो केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है, यह भी भोपाल में स्थित है। तो कुल मिलाकर इसके 2 संस्थान इस प्रकार से भोपाल में है। अब इसका क्या कार्य है, देखो इसका कार्य क्या है कि
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर शिक्षा से संबंधित व्यावसायिक अनुसंधान विकास प्रशिक्षण से संबंधित आयोजन करना। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। देखो इस प्रकार से नए क्वेश्चन बन जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप अब समझ आपको जैसे विकसित होगी तो निश्चित तौर पर आप इसको कर दोगे कि यहाँ पर किस प्रकार से। अब थोड़ा सा मैं आपकी एक दृष्टि डालूंगा चाहूँगा, इसका जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उस पर आपको पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन बन गया होगा। पहला पॉइंट आपको बता दिया कि किस अधिनियम के तहत हुआ, 1860। ठीक है, कब स्थापना हुई, 1900, NCERT का। ठीक ही बात, ठीक। उसके बाद इसमें दो कार्य समितियां हैं, एक जो है कार्यकारी समिति है और दूसरा कौन सी समिति है, सामान्य निकाय समिति है, सामान्य निकाय समिति है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नवाचार के लिए एक नवाचार समिति है, नवाचार समिति है, जिसमें मैंने पूर्व में चर्चा कर सो, इसमें गुणवत्ता देखना, 1 से 12 तक की किताबों को क्या करना, निर्माण करना, एनसीईआरटी का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या है, उसके बाद देखते हैं इसमें संगठक हैं जो इसके सहयोगी इकाई हैं। इसमें जो है सहयोगी इकाई के रूप में क्या कार्य करता है, एक करता है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, फिर केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, और फिर क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, और उसके बाद जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय, अभी पूर्व में चर्चा की थी, इसके कितने 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, 5 क्षेत्रीय कहाँ कहाँ हैं, अजमेर, याद कर लेना अजमेर कहाँ है, यानी राजस्थान, भोपाल, भुवनेश्वर। ठीक है, उसके साथ कहाँ पर है, मैसूर, और उसके बाद शिलोंग। ये क्षेत्रीय कार्यालय। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है, कुल मिला के आपने 2 निकाय को याद रखना है, इनका सन याद रखना है, दूसरा इनके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और तीसरा जो 2 प्रकार की समितियां इनकी हैं, इन पॉइंटों को आप नोट रखेंगे। तो काफ़ी लंबी वीडियो है, अब यूजीसी की बात यहाँ पर दूसरे वीडियो में मैं लाने का प्रयास करूँगा। इस तरीके से आप 1-2 बार इसको देखोगे तो निश्चित तौर पर आपका काफ़ी कुछ जो है कंप्लीट होगा। ऐसे मुझे उम्मीद है कि काफ़ी इस पे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बनाने का आधार यह है, मैं क्लास भी ले सकता था, लेकिन क्वेश्चन बनाने का आधार यह है कि अभी आपकी बेसिक समझ जो है विकसित निश्चित तौर पर हो जाएगी, जिससे कि निश्चित तौर पर आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बन सकता है। और बाकी मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के हैं। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। 2 से 3 यूनिट को हम एक साथ में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि देखो पहले हमें भारी वातावरण देखना है। ठीक है, उसके बाद अंदर से बाद में हम उसको कार्य कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आपके अध्ययन में जो कुछ भी है अपना अध्ययन जारी रखिएगा, हताशा द्वंद्व की स्थिति में नहीं रखना है, अपने मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखनी है, किसी से यारी दोस्ती अपना भाईचारा उतना ही सीमित रखें जितना हो सकता है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि जिन लोगों को आप सही समझते हो वो सही आपके लिए ना हो, और शायद आप उनसे ना समझते हो, तुम उन्हें नहीं समझते हो, और कुछ दिन बात नहीं होगी, कुछ दिन भाईचारा अपना सीमित रखोगे पढ़ाई के लिए, उतना ही काफ़ी है। आपके माँ बाप के जो अरमान हैं उनको पर और पंख लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि अपने को थोड़ा स्वयं बरतना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कुछ कह भी दिया तो प्यार मोहब्बत से गर्मी दिखानी नहीं है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, जब तक रिजल्ट नहीं निकला, अपनी नम्रता सहनशीलता दिखानी है। ठीक है, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो ठीक है भाई, तेरा कहना सही है, जो तूने बोल दिया, अभी हमें इतना अपना हाई पावर लेवल अपना नहीं बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि एक जितना परिपक्व स्थिति में विद्यार्थी अध्ययन करता है तो उसको स्वयं अपने पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके तुम्हारे माँ बाप 2-3 महीने की तो बात है, आपके माँ बाप कुछ कह देते हैं, आपके भाई बहन कुछ कह देते हैं, आपके पति पत्नी, ठीक है, आपके दोस्त लोग, तो कोई बात नहीं है, उन्हें थोड़ा सा समझाने के प्रयास कीजिएगा कि भाई 2-3 महीने की बात है, ठीक है, जो भी होगा बेहतर होगा। यह अवशासन भी ना दे कि मुझे निकलना ही है, और यह ना दे कि मुझे
मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर आप अपने भाई बहन, अपने माता पिता से या कह सकते हैं कि जो भी होगा बेहतर के लिए होगा, ठीक है। इतना आप कह सकते हैं कि आप हमें 2-3 महीने का समय आप लोग दीजिएगा बेहतर से बेहतर, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातों में बहुत से बड़ी उलझनें प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में जग जाती है। आजकल वैसे भी इस प्रकार से जो सिलेबस है, इतना हाई लेवल का सिलेबस है, तो प्रेशर है, तो इस प्रेशर से बचने के लिए मित्रों एक ही बात आपसे कहूँगा कि प्यार प्रेम से आप लोग, कोई बात आपको नहीं आता जितना कीजिएगा, अपने माँ बाप को भी समझाएगा, अपने दोस्तों से भी। आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दीजिएगा उसको, कोई ज़रूरी है आपको उससे बात ही करनी है, ठीक है। कई बार ऐसे हो जाते कि सर हमने नोट दिए, उन्होंने नहीं दिए। भाई नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं, रहने दीजिएगा ना। आपको पता चल गया अच्छाई बुराई का, नहीं देते तो क्या कर सकते हैं, रहने दीजिएगा। आप अपना पढ़ाई आगे जारी कीजिएगा। किसी ने कुछ ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई अपने शांत मन से कीजिएगा। जो सिलेबस है इसके लिए आपको निश्चित तौर पर पूर्व में भी कह चुका हूँ कि चिंतन करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है मित्रों। और यह मैं लास्ट में 2-4 मिनट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कि आपका विवेक है, आप लोग ही कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी बात आप रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।